हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ हिस्ट्री पॉइंट में। हम जो है हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं। लगभग 500 क्वेश्चन आपको हम इसमें करवाएंगे। यह आपका दूसरा पार्ट है और एक-एक करके हम धीरे-धीरे करके पूरा डिस्कशन के साथ चल रहे हैं ताकि एक क्वेश्चन से आप 4-5 क्वेश्चन का आंसर जो है जान सकें। तो थोड़ा समय लगेगा, अभी आपके पास जो है लगभग 20 दिनों का वक़्त है और आप रिवाइज़ भी कर रहे होंगे। ये सारा का सारा जो है जितना भी हम करवा रहे हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आप 1-2 बार रिवाइज़ करें और खुद से क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश करें ताकि वहाँ पर जाइएगा तो ये कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है 110% सही है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि चाहे वह 6 टू 8 हो या 9th-10th हो या 11th-12th हो, उसमें हिस्ट्री का पूरा जो कट ऑफ है वो बहुत हाई रहता है और इस बार भी हाई रहने की चांस है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यह आपको प्रैक्टिस के तौर पर ही है। आप जो है फ़ास्ट करके भी देख सकते हैं। पूरा जो है अगर पढ़े हुए हैं तो आप सब जानते हैं कि अगर जो चीज़ पढ़ा रहता है, वो बहुत ही तेज़ी से आप उसको रीड करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी? ये बीपीएससी जो है मेन बीपीएससी में ये 67वीं बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उत्तर तो हो जाएगा ग्वालियर, यहाँ पर झांसी, लखनऊ उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा उत्तर ग्वालियर। देखिए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है 18 जून 1858 को ग्वालियर में होती है और ग्वालियर के फूलबाग नामक स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई की स्मारक है। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। और रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना कहा जाता है और 1857 की प्रथम शहीद वीरांगना रामगढ़ मध्य प्रदेश की रानी अवंतीबाई लोधी को कहा जाता है। और झांसी में जो सिपाही विद्रोह होता है 1857 की शुरुआत 4 जून 1857 को होती है। 4 जून 1857 को यहाँ पर झांसी में शुरुआत होती है सिपाही विद्रोह की। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है कालपी के युद्ध में हीरोज से युद्ध करते हुए हुआ था। और यहाँ पर एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि हीरोज ने लक्ष्मीबाई को क्रांतिकारियों में अकेली महिला मर्द बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है टीआरई 1 में भी पूछा गया है। और रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था क्या, तो मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मतलब दूंगी नहीं। तो ये जो है इतना सारा पॉइंट रानी लक्ष्मीबाई के जो संदर्भ में पूछे जा सकते हैं और बार बार पूछे भी गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर जो है कहाँ के थे? तो मार्टिन लूथर आप सब जानते हैं कि यह जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। ठीक है? यह प्रसिद्ध धर्म सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। मार्टिन लूथर का जन्म देखेंगे तो 10 नवंबर 1483 से लेकर जो है 18 फरवरी 1546 तक रहा है। जन्म दिवस इनका जो है रहा है 1483 और मृत्यु दिवस जो रहा है वह कब रहा है, तो ये रहा है 1546। इतना इनका काल है। और मार्टिन लूथर जो है ईसा और बाइबल की सत्ता को स्वीकार किया था और ये भी याद रखना है कि लेकिन जो है पोप एवं चर्च को जो है पोप और चर्च की दिव्यता तथा निरंकुशता को नकार दिया था। मार्टिन लूथर के समर्थक जो थे वो प्रोटेस्टेंट कहलाए और उनके विरोधी जो है कैथोलिक कहलाए। ये भी याद रखेंगे। और ये सारे के सारे पॉइंट जितने भी आपने पढ़ा बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह सिकंदर शाह और शेर शाह सूरी है, तो यह इस्लाम शाह था। देखिए इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की टुकड़ियों में विभाजित किया। इस्लाम शाह सूरी जो है इस्लाम शाह सूरी सॉरी इस्लाम शाह है। इस्लाम शाह और शेर शाह सूरी है। तो इस्लाम शाह जो है इसका काल देखेंगे तो 1545 से 53 तक है और यह जो है शेर शाह के उपाधि मतलब उत्तराधिकारी था। किसका? तो शेर शाह का उत्तराधिकारी था। और इसके द्वारा जो है 50, 200, 250, 500 ये जो है घुड़सवारियों की जो है टुकड़ी इसके द्वारा जो है बांटा जाता है। ये भी इसमें याद रखना है कि जो इस्लाम शाह था, इस्लाम शाह के सैन्य संगठन में मनसबदारी प्रथा का झलक दिखाई देता है, याद रखेंगे। और इसके बाद जो है अकबर ने मनसबदारी प्रथा जो है 1574 ईस्वी में प्रारंभ करता है। और अकबर की मनसबदारी प्रथा मंगोल की सैनिक संगठन के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ये भी क्वेश्चन जो है दशमलव प्रणाली वाला किसके द्वारा, तो ये अकबर के द्वारा ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सब जानते हैं कि राजकुमार शुक्ल हैं। राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है गांधी जी को चंपारण बुलाया जाता है। और
राजकुमार शुक्ल का जन्म कब होता है? तो यह होता है 1875 को चंपारण के सतबरिया ग्राम में होता है। और यह जो है चंपारण सत्र जो सत्याग्रह होता है उसके सूत्रधार के रूप में जाने जाते हैं। क्यों ये बुलाए थे? क्योंकि तीन पद्धति थी, उसके एवज में जो है किसानों पर जो है कर ज़्यादा लग गया था। आप सब जानते हैं कि 3 कठिया पद्धति में कर भी था और साथ ही साथ जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है खेती नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी को लेकर जो है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को कहते हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप कहाँ पर आइए? तो चंपारण आइए। और इसी को लेकर गांधी जी जो है 1917 में चंपारण पहुंचते हैं, आप सब जानते हैं। और उसमें जो बिहार लेफ्टिनेंट गवर्नर था एडवर्ड गेट, ठीक है? और चंपारण कृषक जांच समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? तो एफ.डी. सलाई को। इतना सारा पॉइंट यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला नंबर देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार-बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। देखिए, भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिखा जी रुस्तम कामा को कहा जाता है। वे जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में जो है 22 अगस्त 1907 में और 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा जो है राष्ट्रध्वज फहराने के लिए सुविख्यात हैं। और मैडम कामा द्वारा जो है विदेश में सर्वप्रथम भारत का जो है ध्वज फहराया गया। मैडम कामा द्वारा जो है झंडा का रंग हरा, केसरिया और लाल के पट्टे का था, ठीक है? और लाल रंग जो है शक्ति का प्रतीक था, केसरिया जो है विजय का प्रतीक था और हरा जो है साहस और उत्साह का प्रतीक था। मैडम कामा जो है दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रही थी। और मैडम कामा जो है 1909 में पेरिस से वंदे मातरम का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इतना सारा बात जो है मैडम कामा से याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, कौन थी? तो ये मतलब कौन था? तो यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन है और इंडियन नेशनल यूनियन है। तो यह इंडियन एसोसिएशन था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती जो था वो इंडियन एसोसिएशन था। 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो होती है 28 दिसंबर 1885 को होती है। कांग्रेस शब्द जो है यूएसए से लिया गया और कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय जो है वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और 26 जुलाई 1876 में जो है कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। कब की थी? तो 26 जुलाई 1876 को किया था। 9 साल बाद जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल जो है कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यह कहाँ पर है? तो यह है आपको राजस्थान में। देखिए, हड़प्पा कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियों का स्थान। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा जो कहाँ पर है? तो घग्गर नदी के तट पर। और कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और मोहनजोदड़ो के भवन जो है पक्की ईंटों से बने थे, जबकि जो है कालीबंगा के भवन जो है कच्ची ईंटों के बने थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है और कालीबंगा से 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी हुई मिली है। यहाँ से जो है बलि प्रथा का भी प्रमाण मिलता है। और कालीबंगा से जो है सेलखरी तथा मिट्टी के मोहरे एवं मृदुभांड के टुकड़े भी मिले हैं। इतना सारा पॉइंट आप राजस्थान से कालीबंगा से याद रखेंगे। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है गुलबदन बेगम जो है हुमायूंनामा, अबुल फजल जो है अकबरनामा और मिर्जा मोहम्मद कासिम शाहजहांनामा। तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर तीसरा नंबर जो है सुमेलित नहीं है, जो कि मिर्जा मोहम्मद कासिम शाहजहांनामा है। दोनों आप देखेंगे तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का है, अबुल फजल जो है अकबरनामा का, ठीक है, अकबरनामा है। तो इस प्रकार से ये दोनों मिले हुए हैं। देखिए, यहाँ पर शाहजहांनामा पुस्तक जो है इनायत खां के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर इनायत खां हो जाएगा, ठीक है। और अब्दुल हमीद लाहौरी जो है शाहजहां के शासनकाल का प्रमाणित इतिहास माना जाता है। और इस पुस्तक में जो है दक्कन में 1630 के दशक में के प्रारंभ में जो आया भयानक अकाल का चित्रण भी है। और मिर्जा मोहम्मद कासिम द्वारा आलमगीर नामा पुस्तक लिखी गई, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर में इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे 79। ये है कि गांधार कला शैली जो है डैश कला से प्रभावित थी? कोरियाई और मंगोलियाई से, यूनानी और रोमन से, चीनी और जापानी से। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा यूनानी और रोमन से। देखिए, गांधार कला शैली जो है यूनानी और रोमन कला से प्रभावित थी। मथुरा कला और गांधार कला कुषाण कला में विकसित हुआ, मतलब कुषाण काल में विकसित हुआ। और सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति जो है मथुरा कला में बनाया गया। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि सबसे प्रथम जो है मूर्ति जो है
बुद्ध की किस कला में बनाया गया था, तो यह मथुरा कला था। और गांधार कला शैली का विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में होता है, ये भी बात याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और गांधार कला का जो है विषय केवल बौद्ध है, इसलिए जो है इस कला को जो है बौद्ध, इंडो ग्रीक अथवा जो है ग्रीको रोमन का जो है काल भी कहा जाता है, मतलब कला भी कहा जाता है। और गांधार कला का प्रमुख केंद्र एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां बनाई गई है। और यूनानी देवता अपोलो की तरह जो है बुद्ध को गांधार कला में दिखाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1820 में थॉमस मुंडो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी। तो थॉमस मुंडो के द्वारा जमींदारी है, जब्ती है, रैयतवारी है। तो थॉमस मुंडो के द्वारा जो 1820 में रैयतवारी व्यवस्था लागू की जाती है। रैयतवारी व्यवस्था के जनक जो है थॉमस मुंडो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। और रैयतवारी व्यवस्था में देखेंगे तो मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और असम क्षेत्रों में लागू किया गया था। और रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में लागू किया गया था। और इस जो है व्यवस्था को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1825 में एलिफिस्टन ने लागू किया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू किए गए थे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है उपज का 55% तक लगान के रूप में देना पड़ता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है 30 वर्ष बाद जो है समीक्षा करने की व्यवस्था थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया था। इतना सारा पॉइंट जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था, मुंडो, रीड और जो है एलिफिस्टन के बारे में आपको जानना है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि लियोनार्डो दा विंची, ये क्वेश्चन आपको हमने बहुत बार भी पढ़ाया है और ये क्वेश्चन पूछा बहुत बार भी गया है। देखिए लियोनार्डो दा विंची जो है, जिन्हें विश्व का प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है, वह किस देश के थे। तो ये कहाँ के थे, तो ये इटली के थे। फ्रांस जर्मनी है, तो यह इटली के थे। आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये इटली के थे। और ये अपने जीवन काल इनका देखेंगे तो इनका जीवन काल जो है 15 अप्रैल 1452 से लेकर 2 मई 1519 तक रहा है। और इटली का पुनर्जागरण मुख्य रूप से जो है कला के क्षेत्र में हुआ। और पुनर्जागरण काल में जो है इटली में चित्रकारी, शिल्प और स्थापत्य की बड़ी जो है उन्नति हुई थी। और इटली के बहुमुखी कला के धनी कलाकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लियोनार्डो दा विंची। चित्रकला और मूर्तिकला के अतिरिक्त जो है वैज्ञानिक भी थे, गणितज्ञ भी थे, इंजीनियर भी थे, संगीतकार भी थे और दार्शनिक भी थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। और लियोनार्डो दा विंची की 2 प्रमुख चित्रकारी कौन-कौन, तो लास्ट सपर और मोनालिसा। उनकी अनुपम कृतियाँ है। जो मोनालिसा आप सब जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। और माइकल एंजेलो भी इटली के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। मूसा की मूर्ति माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध कृति है। और मूसा जो है यहूदियों के पैगंबर थे। बहुत ही सारा पॉइंट आपने यहाँ पर पढ़ा, बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज डैश जातियों में विभाजित था। क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी में पूछा गया है। ये जो है 7 यहाँ पर 6 और 4 है, तो यहाँ पर 7 समाजों में विभाजित था। देखिए मेगास्थनीज के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज जो है 7 जातियों में विभाजित था। कौन-कौन जाति था, तो यहाँ पर आपको याद रखना कि एक दार्शनिक था, एक कृषक था, पशुपालक जिसको अहिर भी बोलते थे, एक कार्यकर था, एक योद्धा था और एक निरक्षक और एक सभासद था। ये टोटल 7 समाज थे। और मेगास्थनीज भारतीय समाज में जो है दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। और उसके अनुसार जो है मौर्य काल में जो है कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे जो है भिन्न जो है पेशा ही अपना सकता था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। किसके द्वारा, तो निकेटर के द्वारा। और अर्थशास्त्र में कुछ शर्तें के आधार पर जो है पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। इतना सारा पॉइंट आप इस क्वेश्चन से पढ़े और बहुत बार जो है आप ध्यान से सुने होंगे, तो सारा क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा भी गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है गुजरात में स्थित है। आप सब जानते हैं कि सूरकोटदा, सोख्ताको और सोरतुंगई। तो ये सूरकोटदा, देखिए हड़प्पा कालीन सूरकोटदा स्थल जो है गुजरात में स्थित है। और सूरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अन्य नगरों के विपरीत यह जो है नगर 2 दुर्गाकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। और यहाँ के कब्रिस्तान के कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर 1-2 पॉइंट और आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ जो है घोड़े के कुछ हड्डियाँ के भी साक्ष्य मिले हैं। और जो है सुत का गेंडोर जो है स्थल दक्षिण बलूचिस्तान के दासक नदी के किनारे स्थित है। और बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित
सोक्ताकोह की खोज जो है 1860 से 62 में जॉर्ज एफ डेल्स ने किया था। तो ये सारे देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो है फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर लुई जो है 14वां हो जाएगा उत्तर। देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो है फ्रांस का शासक 14वां था, लुई 14वां। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1 सितंबर 1664 ईस्वी को होती है। और लुई जो 14वां था का शासनकाल देखेंगे तो 14 मई 1643 से लेकर 1 सितंबर 1715 तक रहता है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में फ्रांस के वित्त मंत्री जीन बेपिस्ट कोलबर्ट की मुख्य भूमिका रहती है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस है, फ्रांस के एक सार्वजनिक व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में पूर्व के देशों में विशेषकर भारत के बाजार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या था, प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से किया गया था। तो यहाँ पर इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन? बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीन बंधु मित्र, प्रेमचंद्र और एनी बेसेंट है यहाँ पर ऑप्शन में। आप सब जानते हैं कि नील दर्पण जो है नील किसानों की दुर्दशा का चित्रण है। और भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक आप सब जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नील दर्पण जो है यह नाटक है जो कि 1859 ईस्वी में लिखा गया था। और इतना आपको ये भी इस बहुत सारे पॉइंट में जैसे कि पुस्तक के नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि देवी चौधरायन की रचना क्या है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मतलब ये सारे पॉइंट भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली सेनगुप्त हैं। यहाँ से सारा क्वेश्चन लेखक और लेखिका, पुस्तक और जो उनके लेखक हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इंडिया फॉर इंडियन के लेखक आपसे पूछ सकता है तो CR दास हैं। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जाएगा तो लाला हरदयाल हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से आप पुस्तक और उनके लेखक जो हैं 1-2 बार पूरा का पूरा देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपको आएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस में जो है इंग्लैंड की गद्दी पर कौन थी? यहाँ पर पहले फ्रेंच वाला पूछा, अब ब्रिटिश वाला पूछ रहा है। तो एलिजाबेथ प्रथम थी। जेम्स प्रथम विक्टोरिया है, तो ये एलिजाबेथ प्रथम थी। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है उस समय महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम थी। और महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल देखेंगे तो 1558 से लेकर 1603 तक रहता है। और एलिजाबेथ का जीवन काल जो है 7 सितंबर 1533 से शुरू होता है, जो कि 24 मार्च 1603 तक रहता है इनका काल। ठीक है, मतलब मृत्यु और जन्म जो है 1533 में, और शासनकाल अगर पूछेगा तो 1558 से इनका शासनकाल शुरू होता है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के आदेश पर, मतलब शाही चार्टर के अनुसार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की औपचारिक रूप से प्रारंभ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के एकाधिकार प्राप्त के साथ शुरू होता है। ये बात आपको याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि महारानी, अब वो क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है कि मध्य जो है कालीन भारत में ब्रह्मोदय शब्द का जो प्रयोग है डैश हेतु किया गया था? भूमि के उपहार है, कर के प्रकार हैं, स्कूल के प्रकार हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमि के उपहार के रूप में। देखिए मध्यकालीन भारत में ब्रह्मोदय शब्द का जो है प्रयोग भूमि के उपहार में जो है किया गया था। चोल काल में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मोदय भूमि कहा जाता था। और चोलकालीन अग्रहार ग्रामों में मुख्यतः जो है विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। अग्रहार ग्राम को ब्रह्मोदय अथवा मंगलम भी कहा जाता था। चोल काल में जो है बिल्लन बगई गैर ब्राह्मण किसान मालिकों को दिया गया भूमि था। और साल भोग विद्यालय के रखरखाव में दिया गया भूमि जो होते था उसको कहा जाता था। और इसको साल भोग जो है विद्यालय के रखरखाव में जो भूमि दिए जाते थे उसको कहते थे। और पल्लिच्छ दम जैन संस्थानों
पलिच दम जो है जैन संस्थानों में दान में दी गई जो भूमि होती थी वह होती थी। तो इस प्रकार से इतना सारा पॉइंट यहाँ से बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो है पहला युद्ध हुआ। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध जो है वो होता है 1774, 1775, 1776, ये 1774 में होता है। देखिए अमेरिका सॉरी ये 1775 हो जाएगा इसका उत्तर। अमेरिका में जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है 1775 से 83 तक चलता है, ये याद रखेंगे। 1775 हो जाएगा। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की जो है घोषणा की गई थी, मतलब कर दिया था वो खुद। और 1775 से 1783 के बीच जो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चलता है। पेरिस की संधि होती है 1783 में, और इसके द्वारा जो है अमेरिका स्वतंत्र होता है। और इस स्वतंत्रता संग्राम में जो है फ्रांस के लफाइते के नेतृत्व में जो है अमेरिका को सहयोग दिया गया था। और अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का नायक जो जॉर्ज वाशिंगटन के रूप में आप जानते हैं, जो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी आप उनको जानते हैं। इसका स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1775, याद रखेंगे, 74 नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, ये भी उत्तर में आपको याद रखना है कि इसमें भी अमेरिका ही होगा। यह जो है अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व दीजिएगा तभी कर देंगे, ठीक है। ब्रिटेन का अमेरिका पर कितना? तो 13 उपनिवेश पर कब्जा था, और जो है इसका 13 उपनिवेश था। और जेम्स ओटिस ने नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। सैमुअल एडमंड्स बोस्टन की चाय पार्टी से जुड़ा जो था वो था 1773 में। और स्टाम्प एक्ट ब्रिटेन द्वारा जो है 1765 ईस्वी में लाया गया था। कहाँ पे? अमेरिका में। और थॉमस पेन ने कॉमन सेंस और राइट्स ऑफ मैन पुस्तक की रचना की। तो इतना सारा पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है? ये भी आपको पता ही होगा कि सोवियत संघ अमेरिका है, पोलैंड है, तो पोलैंड पर हिटलर के द्वारा जो है, मतलब जर्मनी के द्वारा जो है आक्रमण किया जाता है पोलैंड पर। और हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया। और 3 दिसंबर को फ्रांस एवं ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी जर्मनी के विरुद्ध, ठीक है। और इस प्रकार जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, जिसका समापन जो है 1945 में होता है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को 6 और 9 1901 हिरोशिमा नागासाकी पर जो है परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण जो है वर्साई की संधि थी। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि जर्मनी के साथ किया गया था। और विश्व आर्थिक मंदी भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण भी था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1938 की किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, उत्तर तो जवाहरलाल नेहरू होंगे। 1938 में जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता के बाद देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करने हेतु किया गया था। और इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है 1938 में स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति गांधीवादी विचारों के अनुकूल नहीं थी। और भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव जो है 1934 ईस्वी में जो है विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लेनेंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया नाम इस पुस्तक का नाम जो है दिया गया था। और यह जो है योजना 10 वर्षीय थी। पुस्तक आपको याद रखनी है। और उसके बाद आपको फसाई जो FICCI 1934 में जो है राष्ट्रीय नियोजन प्रक्रिया के समन्वय हेतु राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग करता है। महात्मा गांधी की आर्थिक विचारधारा से प्रेरित होकर जो है 1944 में श्री मन्ना नारायण अग्रवाल द्वारा जो है गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया गया था। और भारत के 8 पूंजीपतियों के द्वारा जो 1944 में देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। और जन योजना समिति का विचार जो है MN राय द्वारा 1945 में दिया गया, जिसमें जो है कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, दोनों में जो है विकास को प्राथमिकता देना था।
और भारत में जो है नियोजित विकास की एक रूपरेखा प्रस्तुत 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया, जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ से देखने को मिले। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जी जीवतराम भगवान दास कृपलानी हैं और सैयद अली जो है जहीर हैं। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। देखिए राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह पुस्तक लिखा जाता है और महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक जो है 1949 में लिखी गई और इसके द्वारा जो है राजेंद्र प्रसाद की अन्य पुस्तकें आत्मकथा जो है 1946, बापू के कदमों 1954, इंडिया डिवाइडेड 1946 और सत्याग्रह एक्ट चंपारण 1922, ये सब जो है जो लिखा गया किनके द्वारा पुस्तक, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। जीवितराम भगवान दास कृपलानी जो कि जेबी कृपलानी के नाम से भी जानते हैं, आचार्य जेबी कृपलानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी आत्मकथा जो माई टाइम्स थी और राजेंद्र प्रसाद का जन्म आप सब जानते हैं कि 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जीरादेई गांव में हुआ था और मृत्यु जो है 28 फरवरी 1963 ईस्वी को सदाकत आश्रम में पटना में होती है। 24 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान में भारत का पहला राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा चुना गया किनको, तो राजेंद्र प्रसाद को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो ये कोई और नहीं था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यहाँ पर पहला नंबर में ही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए राज्य के गाँव में जो है चौकीदार मतलब कि पुलिस की तरह जो है ये मुआवजे के लिए किसानों से कर वसूल किया जाते थे, इसलिए जो है इसका असर जो है गरीब किसानों पर पड़ता था। 1930 में जो है किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। पंचायत के सदस्यों के इस्तीफा की मांग की गई थी, जिनके पास जो है इन चौकीदारी को नियुक्त करने की जिम्मेदारी थी। बिहार के भागलपुर हो गया, गया हो गया, मुंगेर हो गया, सारण हो गया, यहाँ पर जो है चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है आंदोलन शुरू हुआ था और बिहार में चौकीदारी कर जो है सर्वप्रथम बेतिया से शुरू किया गया था। ये भी बात याद रखनी है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। यहाँ पर सी नंबर में उत्तर हो जाएगा। देखिए अरुणा आसफ अली जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इनको याद किया जाता है। 1942 में जो है अरुणा आसफ अली के साथ साथ जो है उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि को गिरफ्तार कर जो है जेल में रखा गया था। अरुणा आसफ अली की आत्मकथा फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट शाइस्ता सोहरावर्दी इकारा मुल्लाह द्वारा लिखा गया और आज़ादी बाद जो है अरुणा आसफ अली ने केंद्रीय की सदस्यता को छोड़ दी, फिर भी वे कम्युनिस्ट पार्टी और नेहरू के बीच सेतु का काम किए थे। अरुणा आसफ अली को 1964 में लेनिन शांति पुरस्कार और 1997 में मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल की स्थापना 1916 में की? बहुत बार क्वेश्चन ये जो है बीपीएससी टीआरई 1 में 1 to 5 में क्वेश्चन, उसके बाद जो है 9th 10th में क्वेश्चन, 11th 12th में क्वेश्चन, सब जगह क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो पूना, मुंबई नागपुर है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो पूना हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल की स्थापना जो है 1916 में पूना में किया जाता है अप्रैल में, और यह जो है 28 अप्रैल 1916 को होता है। उसके बाद जो है 5 महीने बाद, आपको मैं पहले भी बताया कि 5 महीने बाद जो है एनी बेसेंट के द्वारा होता है मद्रास में। 2 होम रूल आंदोलन में आपको याद रखना, एक तिलक का, एक एनी बेसेंट का। ठीक है, और तिलक द्वारा जो स्थापित होम रूल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जोसेफ बेटिस्टा थे और जो सचिव थे वो है एनसी केलकर थे। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये भी एक बात और याद रखना है कि 16 दिसंबर 1916 में बिहार में होम रूल आंदोलन जो है मजहरूल हक के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि हुंकार जो है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? राहुल संकृतायन हैं, सदानंद सरस्वती हैं और यमुना काजी हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो एक से अधिक यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के जो मुख्य रूप से हिंदी हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका से संबंधित सदानंद सरस्वती, राहुल संकृतायन और यमुना कारजी, ये तीनों के तीनों होते हैं। ठीक है, और हुंकार पत्रिका किसान की आवाज़ बन गई थी। गांधी जी से प्रभावित होकर सदानंद सरस्वती ने असहयोग आंदोलन, किसान आंदोलन के लिए पटना के बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना की थी और इसको जो है आश्रम की
स्थापना सजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और सजानंद सरस्वती जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा जो कि 1929 में स्थापित होती है। इसका वास्तविक लक्ष्य था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। और सजानंद सरस्वती ने अप्रैल 1936 में जो है लखनऊ में अखिल भारतीय किसान आंदोलन की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जिसका नाम जो है बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। और अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है सजानंद सरस्वती तथा इसके महासचिव जो थे वह NG रंगा थे। और जो स्वामी सजानंद सरस्वती ने आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष के नाम से लिखा था। अपना आत्मकथा जो है मेरा जीवन संघर्ष के नाम से इनका आत्मकथा है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर याद। देखिए ये अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी मतलब जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन जो है TRE 1 में भी यह पूछा गया, TRE 2 में भी पूछा गया है। यह कौन था? तो ह्यू रोज था। देखिए इसका आपको बहुत ही डेट भी याद रखना है क्योंकि डेट भी पूछ देता है। 18 जून 1858 को ह्यूरोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होती है। कौन? तो झांसी की रानी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म आपको हमने पहले भी बताया कि 19 नवंबर 1828 को। इनके पिता का नाम जो है मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी देवी। इनका जन्म जो है बनारसी में ब्राह्मण परिवार, जो ब्राह्मण मराठी परिवार था वहाँ पर हुआ था। इनको मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है और इनका अन्य नाम मनु भी है। ठीक है, उनके जो जो आपको मुख्य पॉइंट और भी, जैसे कि इनका विवाह जो है झांसी के राजा थे गंगाधर राव नेवालकर के साथ होता है। पेशवा, झांसी की रानी और छबीली, मतलब बचपन में इनको कहा जाता था छबीली, इनको कहते थे, जिसका अर्थ होता था चंचल। छबीली का अर्थ चंचल। और एक दो पॉइंट इससे रिलेटेड आप ये भी याद रखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है वह ग्वालियर MP में है। ये तैयारी के साथ साथ जो है BPSC मेन में भी पूछा गया है। और रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है झांसी से की थी, ये सब आप जानते हैं। तो उत्तर ह्यूरोज हो जाएगा। अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1618 से ईस्वी से 1648 ईस्वी तक चला यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध मुख्य रूप से किस प्रकार का युद्ध था? तो यह युद्ध राजनीतिक था, आर्थिक था या धार्मिक था? तो उत्तर हो जाएगा धार्मिक। देखिए 1618 से लेकर 1648 ईस्वी तक चला यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध मुख्य रूप से धार्मिक युद्ध था और अतः जो है इसे यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। और ये भी याद रखना है कि यह जो 30 वर्षीय युद्ध जर्मनी के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट राज्यों के बीच जो है भीषण संघर्ष होता है। और इस युद्ध की भीषणता से पता चलता है कि लोग धर्म के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, मतलब करने के तैयार हैं। और ये भी याद रखना है कि इसकी समाप्ति जो है वेस्टफेलिया की संधि 1648 के साथ समाप्त होती है। और 1648 में वेस्टफेलिया की संधि ने उन सभी जटिल समस्याओं का समाधान किया जिसके कारण जो है 30 वर्षीय धर्म युद्ध हुआ था। ठीक है, देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, मतलब चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो है यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित कब किया गया था? ये TRE 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, मई, फरवरी और नवंबर में से कोई भी नहीं है। तो होगा क्या? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1918 में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय मील बगान मालिकों के स्वामी के विरुद्ध जो है लाया गया था, पारित हुआ था। और 1 मई 1918 में चंपारण कृषि कानून पर गवर्नर के हस्ताक्षर जो है इस प्रकार 3 कठिया जो पद्धति थी वह समाप्त होती है। चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश द्वारा जो है 1918 में पारित किया गया, जब गांधी जी ने किसानों की भूमि पर नील की जबरन खेती समाप्त कर
दिया गया था, ठीक है। और चंपारण की कृषि बिल जो है नवंबर 1917, कब, तो नवंबर 1917 में डब्ल्यू मोंट द्वारा विधानसभा में पेश किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गांधी को पहली बार महात्मा कहे थे। और चंपारण सत्याग्रह में जो है ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, JB कृपलानी, अभय नारायण सिंह, ये सब जो है गांधी जी के सहयोगी थे। MG रंगा जो है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर जो दिया गया है वह ई है, और BPSC के द्वारा भी कहा गया कि इसमें से कोई भी नहीं है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें तारीख दिया गया था, जो तारीख था कब का, तो नवंबर में पारित किया गया था। यहाँ पर जो बात है बिल वाला वो नवंबर 1917 में है, लेकिन यहाँ पर 18 दिया गया है, तो इसलिए यह गलत होता है, ठीक है। 1917 में हुआ था, 1918 में नहीं। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन BPSC के द्वारा पूछा गया है। इसमें सही उत्तर एक ही है, वो है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे जो सत्याग्रही थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, और तृतीय सत्याग्रही जो थे ब्रह्मदत्त थे, इसलिए यह गलत हो जाता है। और 28 नवंबर 1940 से बिहार में शुरू व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, और जबकि अनुराग नारायण सिंह जो है वहाँ दूसरे सत्याग्रही आपको बिहार के याद रखने हैं। और ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक जवाहरलाल नेहरू थे, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे। इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो हैं यह राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन TRE 1 का है। यहाँ पर देखिए संथाल, उराव, सन्यासी, उपयुक्त में से कोई नहीं, और ई ऑप्शन है। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा उराव, C नंबर इसका उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1922 में बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन CR दास की अध्यक्षता में होती है। गांधीवादी विचार से प्रभावित ताना भगत आंदोलन था, और ताना भगत आंदोलन जो 1914 में प्रभावित जो है यह प्रारंभ होता है। ताना भगत आंदोलन जो है प्रारंभ करने वाले उराव जनजाति के जतरा उराव थे। कौन थे? जतरा उराव, जिन्होंने जो है जतरा भगत के नाम से भी अधिक इनको जाना जाता है। और ताना भगत आंदोलन जो है शोषण के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन। उराव जनजाति जो है, जो कि ताना भगत के नाम से जानते हैं, ने गया कांग्रेस अधिवेशन और नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1922 में भी भाग लिया था। और 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। ये बहुत ही सारे पॉइंट आप इससे जानें। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल था। मतलब आंदोलन में किसका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब इनका नाम है, किसका सरदार वल्लभ भाई द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था किस आंदोलन का। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा बारदौरी सत्याग्रह। ये भी क्वेश्चन जो है TRE में पूछा गया है, गुजरात का। यहाँ पर कपास मिलों में कर्मचारी सत्याग्रह है अहमदाबाद, ये गलत होगा। खेरावाला गलत हो गया, सही हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह गुजरात। देखिए अहमदाबाद गुजरात मिल मजदूरों पर जो है का आंदोलन जो है गांधी जी ने 1918 में मिल मालिकों और मजदूरों में फ्लैग बोनस के लेकर जो है विवाद के लेकर था। और अहमदाबाद मिल आंदोलन में जो है गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में जो है भूख हड़ताल किया था। और इस आंदोलन में गांधी जी ने मजदूरों को जो है 50% की जगह जो है 35% की मांग करने का सुझाव दिया था। ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पर बारदौरी जो है आपको पहले बता दिए कि यह नेतृत्व जो है बारदौरी सत्याग्रह गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया, जो कि सफल भी रहा था। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में जो है 1929 में महामंदी होती है, तो इसमें कथन आपको सही बताना है।
देखिए यहाँ पर उत्तर आपका क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। दूसरा है कि मंदी का भारत का पर जो है प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। और तीसरा है मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। तो यहाँ पर उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। क्यों है, आपको एक एक बात यहाँ पर सुननी है ध्यान से। देखिए भारत में 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में आपको ये दो कथन सही हैं, मतलब एक से अधिक कथन सही हैं, जिसमें आपको आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था का एक कुचक्र है जिसमें फंसकर कोई भी देश की आर्थिक वृद्धि जिसकी रुक जाती है और देश के विकास कार्यों में जो है बाधा आ जाता है। और इस दौरान जो है बाजार में वस्तुओं की भरमार तो होती ही है, लेकिन खरीदार जो है नहीं मिल पाते क्योंकि दाम क्या ज़्यादा है और संतुलित है। और 1929 में आए विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी जो है द ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जो है अधिकांश हिस्सों में उत्पादन, आय, व्यापार और रोजगार में भारी कमी आ गई थी। और इस मंदी से जो है पूंजीवादी देश अत्यधिक प्रभावित हुआ था, जबकि समाजवादी देशों पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ा था। और 1929 के आर्थिक दौर में भारी संख्या में लोग भुखमरी और गरीबी के शिकार हो गए थे। साथ ही साथ जो है बड़े कंपनी जो है कर्ज में डूब गया था। 1929 के आर्थिक महामंदी का प्रभाव भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा था। इस दौरान जो है किसानों और काश्तकारों पर दोहरी मार पड़ी थी। और 1928 से 1934 के बीच जो है भारत में गेहूं की कीमत 50% तक कम हो गई थी और आयात निर्यात घटकर करीब आ गया, मतलब करीब आधा हो गया था। और 1929 से 33 के आर्थिक महामंदी से अमेरिका को बाहर निकालने हेतु अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा जो है न्यू डील योजना लाया गया था। और 1929 का महामंदी की शुरुआत जो है न्यूयॉर्क अमेरिका से होता है। इतना सारा पॉइंट यहाँ से 1929 के महामंदी से याद रखने, कभी भी क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इस्लाम में डैश किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिससे वह धर्मार्थ व्यय करता है। इजरा है, जक़ात है, मुदरबा है। तो यहाँ पर उत्तर जो है हो जाएगा जक़ात। देखिए इस्लाम में जक़ात किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। जक़ात जो है इस्लाम धर्म का चौथा स्तंभ है। यह कुरान, मतलब कि पवित्र ग्रंथ जानते हैं कुरान है, द्वारा लगाया गया एकमात्र अस्थायी कर है और यह खाद्यान्न, मवेशी और नकदी पर सालाना देय होता है। जक़ात जो है आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5%, मतलब कि 2.5% हिस्सा गरीब या ज़रूरतमंद को दिया जाता है। जजिया कर गैर मुस्लिम से लिया गया रक्षा के नाम पर धार्मिक कर था। खराज जो था वो गैर मुस्लिम से लिया गया भू राजस्व था। और खुम्स जो था, खुम्स लूट का धन भी आय का महत्वपूर्ण साधन था। और इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ शहादा यानी कि कलम जो यानी इनाम हो गया, नमाज हो गया, रोजा हो गया, जक़ात हो गया और हज हो गया। 5 को आपको स्तंभ याद रखना है। एक है ईमान, नमाज, रोजा, जक़ात और हज। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि फ्रांस के निम्न शासकों में किसके सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया गया। ये लुई 11वां है, लुई 14वां, लुई 16वां। तो यहाँ पर फ्रांस के निम्न शासकों में किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण दिया था, तो लुई 11वां था। देखिए लुई 11वां का शासनकाल जो है 1461 से लेकर 1483 तक रहता है। और लुई यहाँ पर लुई 11वां के सामंतों का दमन करने के लिए मध्यम वर्ग का इस्तेमाल किया था। लुई 11वां ने मध्यम वर्ग के कई लोगों को प्रमुख प्रशासकीय पद पर जो है प्रमुख समितियों में भी नियुक्त किया था। और लुई 11वां ने जो है सड़क, बंदरगाह और जहाज़ों के निर्माण में तथा उद्योगों के विकास में सरकारी संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। लुई 11वां के कार्यों ने फ्रांस में राष्ट्रीय राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर मासा अंतरीप का पता लगाया। तो यह लगाने वाले कौन होते हैं, तो यह होते हैं बार्थोलोमा डियाज ने। देखिए बार्थोलोमा डियाज ने 1488 में दक्षिण जो सॉरी 1488 में जो है अफ्रीका दक्षिणतम बिंदु उत्तर मासा अंतरिप, मतलब केप ऑफ गुड होप नाम से जो आप जानते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ से होकर माल अभी भी जा रहा है। तो ये क्षेत्र जो है दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यह बिंदु है। और वास्को डिगामा जो पुर्तगाली यात्री था, इसी होकर जो है आता है भारत में। कोलंबस अमेरिका की खोज करता है, भारत की खोज वास्को डिगामा करता है। और मैगलन ने सर्वप्रथम विश्व का यात्रा जहाज से किया था। ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि अगला नंबर है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध, तो आपने पहले भी पढ़ा कि 1775 में है। अगला नंबर क्वेश्चन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन होते हैं, तो ये होते हैं रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक होते हैं रूसो, ठीक है। और द स्प्लिटिंग ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक मॉन्टेग्यू होते हैं, और एमिली पुस्तक के लेखक जो हैं जॉक रूसो के द्वारा लिखी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण पर के परिणाम स्वरूप जो है द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो अभी आपने पढ़ा है पोलैंड होता है। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि संयुक्त राष्ट्र जो है किस सम्मेलन का परिणाम है, तो आप सब जानते हैं सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का यह परिणाम है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, और टोटल 193 देश है, और 193वां देश कहेगा तो दक्षिण सूडान है, और सूडान 2 भागों में 2011 में विभाजित हुआ था। ये सारे पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन के रूप में बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे, आपने इसको किया। आगे हम अगले सीरीज में अगला क्वेश्चन जो है सेट बनाएंगे, अगला क्वेश्चन जो है वहाँ पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक से सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।